हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम आयन था और जो हमारे लिगेंड्स थे उनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। उसके लिए कुछ थ्योरीज गिवन है, वो हम पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी वैलेंसी होती है जो बार काउंटर आयन होता है, सेकेंडरी होती है जिसके अंदर वाली होती है। जो प्राइमरी थी वो आयनाइजेबल थी, जो सेकेंडरी थी वो आयनाइजेबल नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चन लाइक। जो वर्नर की थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन तो किया बॉन्डिंग किस प्रकार है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। किस प्रकार? वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कुछ ही एलिमेंट्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, क्यों हर एक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना सकता। वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। जो बॉन्ड बने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के पास भी होती है लेकिन आयनिक बॉन्ड के पास नहीं होती। Why coordination compounds have characteristic magnetic and optical properties? जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं उनके पास मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है। Many approaches have been put forth to explain the nature of bonding in coordination compound. इसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, बहुत सारी थ्योरीज दी गई जिसने एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। जैसे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। We shall focus our attention on elementary treatment of the application of VBT and CFT to coordination compound। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसके बारे में ही पढ़ेंगे। VBT मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। According to this theory, the metal atom or ion under the influence of ligand can use its n-1d, ns, np or ns-np and orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals or generate definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। इसका मतलब क्या है? लिगेंड के प्रेजेंट में जो हमारे मेटल थे, जो सेंट्रल मेटल आयन था, वो अपने n-1d NS-NP को यूज़ कर सकता है या फिर NS और NS-NP एंटी। इस पर बात समझ में आई। इसमें जो है n की वैल्यू अलग अलग है, इसमें जो है n की वैल्यू अलग है। तो लिगेंड किस प्रकार का होगा उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले और बैटल्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर डिफरेंट वाले, और उसकी वजह से हमारी जो है जियोमेट्री आती है। These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pair for bonding। अब जो ये हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बने हैं वो ओवरलैप करते हैं विद दी लिगेंड ऑर्बिटल्स ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल आयन से दे सके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास यानी कि 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। तो 4 ऑर्बिटल के लिए हमारे पास आता है sp3। sp3 किस प्रकार कि s मतलब ns np और np, तो 3 ऑर्बिटल्स p के और 1 ऑर्बिटल्स s का हमारा यूज हुआ है, तो ये बन गया है टेट्राहेड्रल। तो क्या होगा अगर sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो फिगर का नाम आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल। वहीं पर नेक्स्ट देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी कि हमारे पास 4 जो ऑर्बिटल्स है वो मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगी। देखो 4 है तो dsp2। इसमें देखो 2 केस बनते हैं। पहला केस के सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसमें क्या बना जो इनर ऑर्बिटल था डी ऑर्बिटल वो भी हमने यूज़ कर लिया बॉन्डिंग में, तो dsp2 इसका होता है स्क्वायर प्लेन। 5 है sp3d जो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 6 है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। 6 है d स्क्वायर sp3 ऑक्टाहेड्रल। 6 पे भी 2 केस बनते हैं, या तो इनर डी यूज़ होगा या फिर आउटर डी। इसमें दोनों का जो फिगर है वो सेम रखती है लेकिन 4 में चेंज होती है। अगर हम इनर वाला यूज़ करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर और आउटर करेंगे तो हम अपना टेट्राहेड्रल। देखो
It is usually possible to predict the geometry of the complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of valence bond theory. इसमें देखो एनसीईआरटी बाद में कराऊंगा, पहले आप मेरे नोट्स पे देख लो। जैसे मैंने आपको बताया जो हाइब्रिडाइजेशन है मीन्स वाइकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो दो टाइप से होती है। एक तो होती है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल्स का वो सेम है, जैसे हमने sp3d किया sp3d2 किया। एक आता है कि जो हमारा पार्टिसिपेट की है ऑर्बिटल्स उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारा डिफरेंट है, जैसे n-1d ns और np। जैसे 3d 4s 4p यूज़ हो गया, इसमें से 4s 4p और 4d यूज़ हो गया। अब देखो, अब जो डोनेशन स्ट्रेंथ है, डोनेशन स्ट्रेंथ का मीन्स क्या है, जो हमारे पास लिगेंड है और उसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो उसकी डोनेशन स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर जेड इफेक्टिव। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी डोनेशन टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज रखने की कैपेबिलिटी कितनी है, लोन पेयर लिखने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अपने आप ही अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो जल्दी से अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर देगा। जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट जो है ये बढ़ता है। अब हम बात करते हैं डोनर एटम्स की, तो याद रखना है जो भी कार्बन और नाइट्रोजन के साथ बने होते हैं लिगेंड वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देती हैं। वहीं पे जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है मीन्स जो हमारी हेलोजन्स है वो जो है वीक होते हैं और ऑक्सीजन वाला भी वीक होता है। अब जो डोनेशन स्ट्रेंथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब बात आई, हमने बात की है कुछ जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं और कुछ जो है वो वीक लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये डी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देंगी। दे कांट पेयर, दे जनरली फॉर्म इनर डी ऑर्बिटल्स। इनर डी ऑर्बिटल्स क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल्स की जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देती हैं ताकि वो अपनी जगह बन जाए। एंड दे जनरली फॉर्म द आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दे जनरली फॉर्म डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग कर दी है तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। दे जनरली फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। दे फॉर्म द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो से एग्जांपल है K4FeCN6। यहाँ पे K4 के पास क्या है, पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पे -4 चला गया। जैसे ही -4 चला और SN जो है -1 होता है तो यहाँ पे +6 आ गया, तो जो Fe है Fe हो गया +2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, Fe+2। जो Fe+2 है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर ऑर्बिटल्स की वो होती है 3d6 4s0। 3d6 है, जो 3d में है वो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 फिर 6। ये हमारे पास 4s है, ये हमारे पास 4p खाली है, ये हमारे पास 4d खाली है। अब बात देखो, जो हमारा लिगेंड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो है साइनाइड। साइनाइड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करके 2 2 4 2 6 इन्होंने 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन खाली भर दिए। अब देखो, अब हमारे पास 2 डी खाली है, 1 एस खाली है और 3 पी खाली है। अब जो हमारे पास 6 के 6 साइनाइड है वो 2 साइनाइड डी में मिल जाएंगे, 1 एस में और 3 पी में। इस प्रकार जो है हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी। आप देखो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो एन की वैल्यू 0 है, डायमैग्नेटिक है। आप देखो जो हमने यूज़ किया है वो D2sp3 यूज़ किया है। इसमें D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, जो हमारा ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। इनर डी ऑर्बिटल है, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज़ किया है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें जो है डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं आई। तो अब देखो जो हमारा साइनाइड था वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दे कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है तो हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। sp3d2 भी हो सकती है, D2sp3 भी हो सकती है। तो देखो साइनाइड 6 है तो हमारे पास जो टोटल ऑर्बिटल्स है, जो खाली ऑर्बिटल है वो 6 होने चाहिए, और जो हमारे डी ऑर्बिटल्स की हमें नीड है वो हमारे 2 होने चाहिए, sp32 या फिर D2sp3 हमारा बनेगा। देखो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन m+2 इन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सीरियल नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन होंगे। शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, K3FeF6, K3FeF6, इसमें देखो, इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा 6 है, 6 है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो एक वीक लिगेंड है। अगर फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा 6 आ गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ गया तो हमारी जो जियोमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अगर जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होना चाहिए sp3d2। बाहर वाले यूज होंगे की पेयरिंग तो हुई नहीं। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +3, से +6 आ गया या से -3 आ गया, तो Fe+3। तो Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5,4s0। हमने 5 के 5 इसमें भर दिए, 5 के 5 हमने इसमें भरे, लेकिन जो हमारा लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। जैसे ही इसमें पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो काम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 1s 3p और 2d। तो यहाँ से हमारा बन गया sp32 एंड जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो अनपेयर्ड नहीं हुए, तो हम इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, आउटर डी और बाइटर, क्योंकि इसमें जो आउटर डी है उसका यूज़ हुआ है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक जो मूवमेंट इसका निकला है। अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है √n×n+2। जो n है वो होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 5 हैं, तो 5×7 √35। और वहीं पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है NiCN4। जो CN4 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है, तो यहाँ पे 2 जियोमेट्री बनेगी। अगर DsP2 है, इनर ऑर्बिटल यूज़ हुआ है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगर sp3 है, अगर हमने डी ऑर्बिटल का यूज़ ही नहीं किया है तो वो टेट्राहेड्रल बनेगा। अब देखते हैं, देखो निकल +2 आया है। निकल जो +2 है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d84s0 होती है। जब हम इसकी पेयरिंग कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 2 4 2 6 8, एक ऑर्बिटल हमारे पास खाली बच गया। एक हम S से ले लेंगे, 2 हम P से ले लेंगे, तो हमारे जो जियोमेट्री बन जाएगी, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ DsP2 एंड आवर जियोमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो कॉम्प्लेक्स इज नोन एज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है NiCl4। जो Cl है एक हेलोजन है, ये भी जो है ये वीक लिगेंड है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग ही नहीं होगी तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, तो जो हमारी जियोमेट्री है वो टेट्राहेड्रल आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। Ni+2 है इसकी तरह ही, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी 3d8 4s0 4p0। 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। अब हमारे पास एक s खाली है और 3 हमारे पास p खाली है, तो हम sp3 बन जाएगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 2 है, तो ये जो स्ट्रक्चर है पैरामैग्नेटिक है। इसका भी हम म्यू निकाल सकते हैं, = 2 × 2 + 2, जो कि 2 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है K3MnCN6। यहाँ पर जो Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारी पेयरिंग हो जाएगी, और हमें पेयरिंग उतनी ही करनी है जितने की हमें नीड है। इसका मतलब क्या, देखो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 बनेगा, इनर ऑर्बिटल हमारा बनेगा, जो जियोमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल है। अब हम इसमें 2 ही डी ऑर्बिटल हमें नीड है, तो हम 2 ही डी ऑर्बिटल्स को खाली करेंगे। कैसे, देखो जब हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +3 आया। जो Mn है वो अपनी +3 में है। इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 3d4 4s0। तो 3d में हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s खाली है, 4p खाली है। अब हमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स खाली चाहिए डी की, वो हमें 2 चाहिए, तो हम सिर्फ एक ही पेयरिंग कर देंगे तो हमें 2 खाली मिल जाएंगे, और हमारा बन गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर डी। अब 2 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, तो n = 2, दैट इज पैरामैग्नेटिक। जो है वो कम है, 2 ही है, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। n कम फ्रॉम 4 to 2। अगर 2 से 4 के बीच में n है तो हमारा स्लो स्पिन बनता है। नेक्स्ट है NiCO4। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि जो CO है वो हमारा एक
न्यूट्रल लिगेंड होता है। Ni जो है वो अगर 0 में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d8 4s2। ठीक है, अब बात क्या होती है, हमें बात ये होती है कि हमें s ऑर्बिटल तो खाली चाहिए क्योंकि हमें sp3 बनाना है, d भी भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस s के इलेक्ट्रॉन को हम d में घुसेड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 3d10 4s0। तो हम sp3 बना लेंगे, n इज इक्वल टू 0 है, डायामैग्नेटिक एक टेट्राहेड्रल हमारा स्ट्रक्चर है। फिर से आ गया, ये क्यों हुआ कि जो CO था हमारा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCO5। यहाँ पे भी जो 5 है वो हमारा एक CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारा स्ट्रक्चर आएगा। CO जो एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी जो चार्ज है इसके ऊपर 0 है, तो जो Fe है वो 0 की स्टेट में प्रेजेंट है, 3d6 4s2। वहीं पे हमें जो है S खाली चाहिए और जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भी अंदर चला जाएगा, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 3d8 4s0। अब हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल खाली बच गया तो dsp3 बन गया जो कि ट्राइगोनल पिरामिडल है। कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर है। इनर डी ऑर्बिटल हमने यूज़ किया है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा FeH2O5NoSO4। इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जब Fe और NO जो है आर टुगेदर, NO विल बी NO प्लस। जब भी Fe और जो NO है दोनों हमारे एक साथ होंगी तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमारा NO प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये +1 की फॉर्म में है तो इससे जो चार्ज बजाएगा -1 जाएगा, यहाँ से +2 जाएगा तो Fe जो है वो +1 में प्रेजेंट है। Fe अगर +1 में प्रेजेंट है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s1। वहीं हमें जो एस ऑर्बिटल है वो खाली चाहिए तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 3d7 4s0। तो sp3d2 हमारा स्ट्रक्चर बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, n इज इक्वल टू 3 है, 3 जो है हमारे खाली, 3 जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, अब बात करते हैं हम ट्रांसफर रूल की। इफ रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओनली। इसका मतलब क्या, देखो ऐसा एग्जांपल है हमारा COCN6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पर जो CO है वो +2 में प्रेजेंट है क्योंकि बाहर भी कुछ लगेगा, तो 3d7 4s0 है। जब हमने इनको हमने फिल किया तो 2 2 4 5 6 7 हमने फिल कर लिया, ये भी खाली, ये भी खाली, ये खाली। इसकी हम पेयरिंग कर देंगे, लेकिन हमें 2d चाहिए लेकिन ये तो हमारा नुकसान कर देगा तो इसको हम बाहर भेज देंगे। तो D2sp3 बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर। देखो जैसे CuNH3 है SO4, Cu +4 में प्रेजेंट है, 3d9 4s0, वही हम उसको बाहर भेज देंगे। NH3 जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन केस। ये आपको जब सिर्फ रट्टा मारना अगर MCQ में आ गए तो अगर D1 है, D2 है, D3 है, D1 है, D2 है, D3 यानी कि N1 है, N2 है, N3 है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा हमेशा D2sp3 ही बनेगा। क्यों बनेगा, देखो हमारे पास मान लीजिए अगर 1 है तो भी हम 2 का यूज़ कर सकते हैं, 2 है तो भी हम 2 का यूज़ कर सकते हैं, अगर 3 भी हमने भर दी तो भी हम 2 का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर 8 D8 D9 D10 होगा तो इसमें जो n की वैल्यू आएगी 2 आएगी, इसमें n की वैल्यू 1 आएगी, इसमें n की वैल्यू 0 आएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, हम बाहर वाले ही यूज़ करेंगे। sp3d2 बनेगा, आउटर डी ऑर्बिटल बनेंगे, D10 जो है डायमैग्नेटिक होगा। जैसे कि इसमें है Ti+3 में है, D1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमेशा इनर बनेगा। यहीं पे देखो Ti+2 है, D8 है तो CN6 है तो हमेशा आउटर ही बनेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ रूल की। जो हमारे को स्पेशल केसेस मिलती हैं तो उसमें जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है वो किस प्रकार से डिसाइड की जाती है।
M+4 जनरली ऑल लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। अगर जो मेटल आयन है हमारा अगर वो +4 में प्रेजेंट हो तो जितने भी लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। इफ सेंट्रल मेटल आयन बिलोंग्स टू 4D और 5D सीरीज जनरली ऑल लिगेंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर हमारा सेंट्रल मेटल आयन जो है 4D या 5D सीरीज का है तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे। विद कॉपर+3 अगर हमारे पास कोबाल्ट+3 है तो सारे के सारे ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। दोबारा आपको तीनों पॉइंट बताता हूँ। अगर M+4 में है तो लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा। अगर सेंट्रल मेटल आयन 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करता है तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे। अगर कोबाल्ट+3 है तो सारे के सारे ऑक्सीजन डोनर एटम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे। अगर हमारे पास क्रोमियम+2 है, मैग्नीशियम+2 है, आयरन+2 है, कोबाल्ट+2 है। क्रोमियम+2 है, मैग्नीज+2 है, आयरन+2 है, कोबाल्ट+2 है और हमारे पास 6 अमोनिया है तो वो अमोनिया वीक लिगेंड का काम करेंगे। ऐसा तो आप जानते हो जो अमोनिया है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन हमारे पास कोबाल्ट+2 हो, आयरन+2 हो, मैग्नीशियम+2 हो या फिर क्रोमियम+2 हो, उस केस में जो है अमोनिया वीक लिगेंड का काम करेगा। तो ये स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर रीड करता हूँ। अगर M+4 है तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट, कोबाल्ट+2 हो, कॉपर+2 हो, क्रोमियम+2 हो, मैग्नीशियम+2 हो और आयरन+2 हो, इन केसेस में जो लिगेंड है वो जो अमोनिया है, अगर 6 अमोनिया है तो वीक लिगेंड का काम करते हैं। कोबाल्ट+3 के साथ सारे ऑक्सीजन डोनर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। अगर सेंट्रल मेटल आयन 4D या 5D सीरीज से है तो सारे लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे। अब जो VBT है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली। जो हमने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, वो इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो हमारे ये कॉम्प्लेक्सेस है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कलर्ड शो करते हैं। तो ये कलरफुल क्यों है उसका जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। He does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of 4 coordinate complexes. हमने पढ़ा अगर हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 4 है तो दो केस बनते हैं, या तो sp3 या dsp2। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, sp3 है तो हमारा टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये अच्छी तरह उन ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में भेदभाव नहीं कर पाया। Again, I am repeating each and every point. It could not explain the magnetic behavior properly. It could not explain the formation of color compound. It could not distinguish between strong and the weak ligand. It cannot explain the high and low spin complexes, and it does not make exact prediction about coordination number 4. तो एक बार हम NCERT की रीडिंग कर लेते हैं इस टॉपिक की। देखो, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो देखो जैसे कोबाल्ट+3 है वो होती है 2 3 4 5 6 D6। और जो हमारा कोबाल्ट जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं दे रखा, CONS3 6 था, NS3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो उसने पेयरिंग करवा दी तो हम D2 को यूज़ कर पाए। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच अमोनिया मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द 6 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Thus, the complex has octahedral geometry and is diamagnetic because of the absence of unpaired electrons. In the formation of this complex, since the inner d orbital 3D is used in hybridization, the complex CONS36 plus is called as inner orbital or low spin or spin paired complexes. The paramagnetic octahedral complexes COF6 uses outer d orbital in hybridization
sp3 do, thus it is known as outer orbital or high spin or spin free complexes. स्पिन फ्री का मीन्स क्या है, ये तो जब स्पिन पड़ता है कि वो फ्री है, वो बाउंडेड नहीं है. In tetrahedral complexes, 1s and 3p orbitals are hybridized to form 4 equivalent orbitals oriented tetrahedrally. This is illustrated below for NiCl4. Here nickel is in +2 oxidation state and the ion has the electronic configuration 3d8. The hybridization scheme is as shown in diagram. Each chloride ion donates a pair of electrons. The compound is paramagnetic since it contains 2 unpaired electrons. Similarly, NiCO4 has tetrahedral geometry but is diamagnetic since nickel is in zero oxidation state because CO है वो एक neutral ligand है and contains no unpaired electron. In the square planar complexes, the hybridization involved is DsP2. An example is NiCN4. Here nickel is in +2 oxidation state and has the electronic configuration 3d8. The hybridization scheme is as shown in ASSC कर लेता हूँ. Each of the hybridization orbitals receives a pair of electrons from a cyanide ion. The compound is diamagnetic as evidenced from the absence of unpaired electron. It is important to note that the hybrid orbitals do not actually exist. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of a wave equation for atomic orbital involved. This is very important line. It is important to note that hybrid orbitals do not actually exist. जो hybrid orbitals है वो असली में exist नहीं करते हैं. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave equation for the atomic orbitals involved. जो atomic orbitals involve किए हैं उसके लिए जो mathematical manipulation है ये इसलिए. नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं. मीन्स ये पैरामैग्नेटिक भी है, डायमैग्नेटिक भी. किस प्रकार है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड. उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स. The results can be used to obtain information about the number of unpaired electrons and hence structures adopted by metal complexes. A critical study of the magnetic data of coordination compounds of metals of the first transition series reveals some complication. For metal ion, up to 3 electrons in d orbitals like Ti plus 3d1, V plus 3d2, chromium plus 3d3. 2 vacant d orbitals are always available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. So even point है, वही point है. The magnetic behavior of these free ions and their coordination identity is similar. When more than 3d electrons are present, the require of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available as a consequence of Hahn-Seymour. Thus for D4 chromium plus 2 magnesium plus 3, D5 magnesium plus 2 iron plus 3, D6 Fe plus 2 cobalt plus 3 cases, a vacant pair of d orbitals results only by pairing of d electrons, which leaves 2, 1 and 0 unpaired electrons respectively. The magnetic data agree with maximum spin pairing in many cases, especially with coordination compounds containing D6 ions. However, with this species containing D4, D5 ions, there are complications. Magnesium hexacyanate, ऐसे hexacyanate magnesium ऐसे +3 बनेगा, has magnetic moment of 2 unpaired electrons, while hexachloride magnesium +3 has a paramagnetic moment of 4 unpaired electrons. Hexacyanate ferrate +3 has magnetic moment of a single unpaired electrons, while hexafluorine iron has a paramagnetic moment of 5 unpaired electrons.
COFF6 is paramagnetic with 4 unpaired electrons, while COC oxalate is diamagnetic. The apparent inner orbitals and outer orbital coordination identity hexacyanide magnesium, hexacyanide ferrate, or oxalate are inner orbital complexes involving D2sp3 hybridization. The former two complexes are paramagnetic and later are diamagnetic. On the other hand, magnesium hexachloride magnesium plus 3, hexafluoride ferrate plus 3, hexafluoride cobalt plus 3 are outer orbitals involving sp3d2 hybridization and are paramagnetic complexes to 4, 5, 4 unpaired electrons. Now let's see example number 5.7. The spin-only magnetic moment of M and Br4 is 5.9. Predict the geometry of complex R. देखो इन्होंने कहा 5.9 बोर्स मैग्नेट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो यहाँ पे 5 है, जो 5 है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Br4 की वजह से -+4, तो जो मैग्नीशियम है वो +2 में प्रेजेंट है। अगर मैग्नीशियम +2 में प्रेजेंट है तो हमारे पास देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 किसी से बनते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर हमारा टेट्राहेड्रल होगा। हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो इनर डी ऑर्बिटल्स का तो यूज़ हुआ ही नहीं, तो हमारी ज्योमेट्री sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल है। नाउ लिमिटेशन ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. While the valence bond theory to a larger extent explains the formation, structures and magnetic behaviors of coordination compound, it suffers from the following shortcomings. It involves a number of assumptions. It does not give quantitative interpretation of magnetic data. पर मतलब क्या है, हमने बहुत सारे एजम्पन मानी है, ये स्ट्रोक लिगेंड होगा तो हम पेयरिंग करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। इसने क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी मैग्नेटिक डाटा की। It does not explain the color exhibited by coordination compound. It does not give quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability. It does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structures of 4 coordination complexes. It does not distinguish between weak and strong ligands. 4 पॉइंट तो मैंने लिख रखे थे, सिर्फ 2 एक पॉइंट से रह गया था। नंबर ऑफ एजम्पशन इन्होंने बहुत ज़्यादा ली है और इन्होंने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो में इतना ही हमने VBT के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT।